स्वागत करता हूँ आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, जहाँ पे आपके साथ मैं अब डिस्कस करूँगा आईसीएस सिक्योरिटी के बारे में। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होते क्या हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्या क्या उसमें डिवाइसेस पाए जाते हैं। उनको समझना ज़रूरी था ताकि हम फिर जाके उनकी सिक्योरिटी कैसे करनी है वो फिर समझ पाएँ। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के नेटवर्क में, ओटी नेटवर्क में, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के नेटवर्क में सिक्योरिटी ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी अलग है। दोनों के गोल्स अलग हैं, प्रायोरिटीज़ अलग हैं। आईटी सिस्टम, एक टिपिकल आईटी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्फिडेंशियल रखना, ये एक गोल होता है। और अगर वहाँ पर कोई गलत सिक्योरिटी कंट्रोल लग गया तो उसकी वजह से ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है एक कंपनी का। बट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के साइड, ओटी की साइड, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के साइड, जब एक गलत सिक्योरिटी कंट्रोल की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है तो ह्यूमन लाइफ एट स्टेक हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्री फ्लोर्स पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स के साथ, कन्वेयर बेल्ट्स के साथ, मशीनों के साथ ह्यूमंस काम कर रहे हैं। और अगर उन मशीनों को और ये मशीनें, ये रोबोट्स, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये आईटी के डिज़ाइन के हिसाब से नहीं बने होते हैं। यानी कि जिस तरह से एक आईटी का सर्वर इन्फॉर्मेशन का फ्लड हैंडल कर सकता है, बहुत सारे लोग एक साथ उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है एक सर्वर को, तो भी एक सर्वर हैंडल कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक सर्वर की आईटी साइड पे वैसी होती है। लेकिन ओटी साइड पे, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी साइड पे, ये जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं, जो मशीनें हैं, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, इनका फंक्शन अलग है, इनका डिज़ाइन अलग है। ये ऐसे लार्ज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए नहीं बने हैं। तो अगर आप एक वीए स्कैनिंग चालू कर देते हो किसी भी मशीन पे, किसी भी इंडस्ट्रियल रोबोट पे, तो वो जस्ट उसके इम्पैक्ट से जितना वीए स्कैनिंग से फ्लड आएगा इंफॉर्मेशन का, उसके हिसाब से वो रोबोट माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। या समझ लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क पे, जो कि आईटी साइड पे काफ़ी कॉमन है। आईटी साइड पे जब आप एक नेटवर्क देखते हो, जब आप वायर चेक चला के अगर ट्रैफिक स्निफ करोगे तो आपको बहुत सारा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक मिलेगा। सर्वर्स, आईटी वर्क स्टेशंस, लैपटॉप्स, ये सारे बने हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इस तरह के एनवायरनमेंट में को हैंडल करने के लिए। लेकिन ओटी सिस्टम्स में, ओटी नेटवर्क में, जब ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, मशीन्स, इनको अगर इस तरह का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का फ्लड दिया जाए तो ये मिसबिहेव करना शुरू कर देंगे। ये इस तरह के इन्फॉर्मेशन का फ्लड हैंडल करने के लिए नहीं बने हैं। तो इसीलिए, और मिसबिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ह्यूमन लाइफ एट स्टेक हो जाती है। मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें कोई एक रोबोटिक आर्म है जो कार की कैबिनेट्स फिट कर रही है कन्वेयर बेल्ट पे, और साथ में वहाँ पर इंसान भी काम कर रहे हैं। अगर ये रोबोट माल फंक्शन करना बिहेव करता है, अगर इसकी रोबोटिक आर्म स्विंग होना शुरू हो जाती है, तो आसपास के जो लोग हैं उनको डैमेज हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, उनकी लाइफ जा सकती है। तो इसलिए सेफ्टी, ये एक सेंटर होता है जहाँ पर आईसीएस नेटवर्क में सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है और अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑन द आईटी सिस्टम साइड कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और जैसा है वैसा बरकरार रखना। लेकिन ऑन द ओटी, ऑन द ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी साइड, सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, और सेफ्टी के बाद अवेलेबिलिटी। मान लीजिए कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एक सिटी को, अगर एक गवर्नमेंट का कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर वो वाटर सप्लाई दे रहा है और वहाँ पर मे बी कोई सिक्योरिटी कंट्रोल की वजह से कोई मशीन मिसबिहेव करना शुरू कर देती है, माल फंक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से ना ह्यूमन लाइफ को तो नुकसान होगा, मे बी अगर कोई पास खड़ा होगा उसको डैमेज हो जाएगा। अगर वहाँ पर फैक्ट्री फ्लोर पर ह्यूमन लाइफ लॉस नहीं भी हुई तो उस मशीन के माल फंक्शन करने की वजह से सिटी का वाटर सप्लाई रुक जाता है अगर, तो सिटी को वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा। अगेन, सिटी को वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा तो सिटी में फिर ह्यूमन लाइफ जा सकती है। वैसे ही अगर समझ लीजिए कोई पावर जनरेशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी में अगर कोई पावर आउटेज हो जाता है किसी मशीन के माल फंक्शन की वजह से, सिटीज़ को जो पावर जा रही है वो नहीं मिलेगी, आउटेज होगा, ब्लैकआउट होगा, जो हॉस्पिटल्स हैं वो, उनके पास पावर नहीं रहेगी, तो अगेन ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। तो इसीलिए सेफ्टी और अवेलेबिलिटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
ओटी और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और ओटी एनवायरनमेंट में। और इसीलिए फिर सिक्योरिटी उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या कैसे सिक्योर किया जाए। तो अब बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी अभी क्यों इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के दौर में, हम ये डिस्कस करेंगे पहले तो अब इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स की कनेक्टिविटी टू द आईटी नेटवर्क्स बढ़ते जा रही है बिकॉज ये जो नया बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, एआई का दौर चला है, डिजिटाइजेशन का दौर चला है, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी ये जाना है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा एक पावर है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है अपने मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटीज़ को लेकर, तो आप अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो, अपना वेस्ट रिड्यूस कर सकते हो, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट रोज़ का एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, एक अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर रहा है अपना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, और किसी तरह से अब वो डेटा प्लांट के पास कलेक्ट हो रहा है और प्लांट ने कुछ एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर लगाए हैं उस पर एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ पर कितनी पावर यूज़ हो रही है, कहाँ पर कितना पानी यूज़ हो रहा है और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से कुछ एनालिसिस रन हो सकता है। ये पता चल सकता है कि कुछ जगह मशीनें सिर्फ रनिंग स्टेट में रहती हैं लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं कर रही हैं, वेट कर रही हैं पार्ट्स के आने का, तो वहाँ पर उस टाइम के लिए उस मशीन को बंद किया जा सकता है, वहाँ पर पावर सेव की जा सकती है दिन की। तो ये सारा डेटा एनेबल करेगा प्लांट्स को अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए, अपना प्रोडक्शन एफिशिएंट बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो इसकी वजह से ज़्यादा आईसीएस नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें अभी ट्रेडिशनल आईटी नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। और सिंस आईटी नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं, तो अब नई मशीनें जो आ रही हैं, नए जो आईसीएस में डिवाइसेस आ रहे हैं आईसीएस नेटवर्क में, वो भी सारे इन आईटी के प्रोटोकॉल्स पे बात करने के लिए उनको उस तरह से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले के अगर पीएलसीज आप देखते थे, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर यूनिट्स, तो वो सिर्फ सीरियल केबल पर काम करते थे, ईथरनेट या यूएसबी पर काम नहीं करते थे। और वो 10 साल पहले की या 20 साल पहले के जो ये पीएलसीज थे, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स थे जिन पर कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन आज के जो पीएलसीज आ रहे हैं, कुछ सालों से जो पीएलसीज आ रहे हैं, वो ईथरनेट की लैंग्वेज भी समझते हैं, वो आईपी एड्रेस, आईपी के प्रोटोकॉल्स भी समझते हैं। आईटी के वो प्रोटोकॉल्स जिन पर सर्वर, वर्क स्टेशंस, लैपटॉप्स एक दूसरे से बात करते हैं, उनको समझते हैं, उनको प्रोसेस कर पाते हैं, और वैसे ही उनको भी मैनेज किया जा रहा है अभी। तो ये जो इंटीग्रेशन के लिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में ये जो कन्वर्जेंस आया है कि अब मैन्युफैक्चरिंग साइड के भी डिवाइसेस दे आर टॉकिंग ऑन दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो आईटी नेटवर्क्स में देखे जाते थे, तो इसकी वजह से अभी रिस्क और बढ़ जाता है। बिकॉज अब एक अटैकर जो एक प्रॉपर आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना अटैक प्लान कर रहा था, अब वो सेम अटैक एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज़ कर सकता है। बिकॉज उसको अब पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस अब आईटी के प्रोटोकॉल्स पर लिसन करते हैं और बात करते हैं। तो हैकर्स के लिए अभी स्कोप और अटैक सरफेस बहुत बढ़ गया है इम्पैक्ट क्रिएट करने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। और पहले ऐसे होता था कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे अगर अटैकर को अटैक करना है तो उसको काफ़ी मेहनत लगती थी, बिकॉज उसको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो जिन लैंग्वेजेस में, जिन प्रोटोकॉल्स पर मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते थे, उन लैंग्वेजेस की नॉलेज रखना ज़रूरी था। और फिर उस हिसाब से अपना अटैक का एक्सप्लॉइट और स्क्रिप्ट और कोड लिखने का नॉलेज उसको होना ज़रूरी था, तभी वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता। बट अब क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल के डिवाइसेस जो हैं ये स्टैंडर्ड आईटी प्रोटोकॉल्स बात करना शुरू हो गए हैं, तो अब काफ़ी आसान हो गया है अटैकर्स को। उनको ज़्यादा लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि असेंबली, पीएलसी की कोडिंग लैंग्वेज, ये सब में बात करना या इन सब में अटैक के अपने स्क्रिप्ट्स लिखना अब अनिवार्य नहीं है। वो नॉर्मल आईटी के प्रोटोकॉल्स पर ही इन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क बन गया है अभी। दूसरा एक बड़ा रिस्क है अनपैच्ड डिवाइसेस। अब आईटी में आपको अनपैच्ड डिवाइसेस बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज आईटी में सिक्योरिटी बहुत ही अग्रेसिवली ड्राइव होती है और
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले बहुत ईजी है एक आईटी नेटवर्क को सिक्योर रखना। और आईटी के जो सर्वर्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, उनका रेगुलर अपग्रेड होते रहता है, उनका उनको ईजी बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस किया जाता है। पैचिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत वेल प्लान्ड होती हैं, बहुत कम टेस्टिंग लगती है पैचिंग करने से पहले एक आईटी एनवायरनमेंट में। लेकिन जब आप एक ओटी एनवायरनमेंट में आते हो, जब एक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में आते हो, यहाँ पर ये जो डिवाइसेस हैं, जब एक प्लांट सेटअप होता है, जब बड़ी बड़ी मशीनें जब एक प्लांट में इंस्टॉल होती हैं, तो वो मशीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं। उनको जब सेटअप किया जाता है तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ सेटअप किया जाता है। एक प्लांट जब सेटअप होता है तो वो 50 साल, आने वाले 60 साल 70 सालों के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सेटअप होता है। तो उसकी मशीनें वैसे लॉन्ग पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और उनको फिर रखा जाता है। तो इसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। जो आईसीएस के डिवाइसेस हैं, जो ये पीएलसीज हैं, जो आरटीयूज हैं, जो स्केडा, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग है बिकॉज इनको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है। आईटी साइड पे सर्वर्स की, लैपटॉप की, वर्कस्टेशन की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है बिकॉज दीज डिवाइसेस आर इजीली रिप्लेसेबल। और इन्फॉर्मेशन है पूरा वर्चुअल है, तो उस टेक्नोलॉजी को वर्चुअल का आप बहुत ही तोड़ मरोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर, जब एक फिजिकल टेक्नोलॉजी, जब एक फिजिकल डिवाइस आपके सामने है, उसको रिप्लेस करवाना, उसको डिज़ाइन चेंज करना या उसमें कुछ चेंजेस करना, आप समझ सकते हैं हार्डवेयर को चेंज करना कितना मुश्किल है। तो वैसा ही है। तो आईसीएस साइड पे ओटी एनवायरनमेंट में आपको पैचिंग उतनी अप टू डेट नहीं मिलेगी, उतनी एग्रेसिवली ड्राइव नहीं होती है। पैचिंग ऑन द आईसीएस साइड इज़ इरिवर्सिबल। आपने अगर एक पीएलसी के कोड को अपग्रेड किया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। आपको फिजिकली पहले बैकअप लेना पड़ेगा किसी यूएसबी पर या किसी और ड्राइव पर उस कोड का, और फिर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि वो चेंज इरिवर्सिबल होता है। ऑन द आईटी साइड आपने एक सर्वर को अपग्रेड किया 2008 से 2012 पर, नहीं चला, आप रिवर्ट मार सकते हो, उतना ईजी है। लेकिन ऑन द आईसीएस साइड इतना इजी नहीं है। तो इन सब रीजंस की वजह से आईटी में, ओटी साइड में पैचिंग बहुत स्लो होता है एंड ऑलमोस्ट नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगती है क्योंकि थोड़ा सा कुछ कोड में चेंज कर दिया और वो पीएलसी आगे कुछ और कमांड देगा, पूरा हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा है, पूरी एक मशीन कंट्रोल हो रही है। एक कोड से क्या चेंज होगा आगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन सबको टेस्ट करने के लिए महीनों चले जाते हैं। और अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईसीएस साइड पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट, जो सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए डाउन टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से आपको अनपैच्ड डिवाइसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आईसीएस साइड पे। और सिंस अनपैच्ड डिवाइसेस बहुत सालों तक रहते हैं, तो एक अनपैच्ड डिवाइस फिर एक अटैक सरफेस बढ़ा देता है अटैकर का, और अटैक करना बहुत ईजी हो जाता है फिर आईसीएस नेटवर्क को। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो हमने दो रिस्क डिस्कस किए अभी। अब तो ऑब्वियसली ये दो रिस्क, मतलब सिर्फ यही दो रिस्क नहीं है, द एक्चुअल लिस्ट ऑफ रिस्क्स इज ह्यूज, बट ये दो मेन रिस्क्स हैं जो आईसीएस नेटवर्क फेस करता है, जो मैंने आपके साथ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए डिस्कस किए हैं। वैसे ही कुछ बहुत सारे सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस हैं आईसीएस नेटवर्क को लेकर, आईसीएस सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन मैं आपके साथ कुछ टॉप मोस्ट सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कैसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका आईटी और ओटी नेटवर्क, ये दो नेटवर्क्स सेगमेंटेड होने चाहिए फायरवॉल के बेसिस पे, स्विच लेवल पर नहीं। स्विच लेवल पर एक आईटी में नेटवर्क सेग्रीगेट करके बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड में जोन बेस्ड सेगमेंटेशन, एक फायरवॉल बेस्ड सेगमेंटेशन सेपरेटिंग द आईटी एंड द ओटी नेटवर्क फ्रॉम ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि कोई भी थ्रेट्स जो आईटी साइड में ओरिजिनेट हो रहे हैं, समझ लीजिए आईटी साइड में कोई मशीन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुई, कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ किसी यूज़र का, तो वो ओटी साइड में ट्रैवल ना कर पाए अटैकर। इसके लिए फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है कि फायरवॉल अनवांटेड ट्रैफिक को ड्रॉप करके रखे। दूसरा, मैंने बोला कि आईटी साइड पे अगर आप वीए स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये आप रेगुलरली करते हो, रेगुलरली ड्राइव करते हो, वीए स्कैनिंग जब आप करते हो अपने सर्वर्स को, वर्क स्टेशंस को, कोई नेसेस जैसा टूल यूज़ करके या कोई भी वीए स्कैनिंग का टूल यूज़ करके, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है नेटवर्क पे। और वैसे भी आईटी नेटवर्क इज़ वेरी नॉइजी, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक करता है नेटवर्क पे।
अगर ये सेगमेंटेड नहीं है तो ये सारा ब्रॉडकास्ट ओटी नेटवर्क साइड पे भी ट्रैवल करेगा, और ओटी के नेटवर्क के डिवाइसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएलसीज या आरटीयूज, ये ऐसी लार्ज इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए नहीं डिज़ाइंड है, तो वो माल फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ट्रैफिक भी कम से कम रहे ओटी नेटवर्क के साइड पे, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी कम रहे, इसके लिए भी ये सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ओटी साइड के जो डिवाइसेस हैं उनमें इंट्रिंसिक फीचर्स नहीं होते हैं ऑथेंटिकेशन के, एनक्रिप्शन के। जैसे कि अगर आप आईटी साइड पे देखें तो हर एक वर्क स्टेशन, हर एक सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है, बिकॉज वो उसके डिज़ाइन में है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे लिनक्स उठा लो, मैक उठा लो, एप्पल उठा लो, कोई भी उठा लो, वो उसके डिज़ाइन में बिल्ट इन है कि एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ये जो ऑथेंटिकेशन की जो सिक्योरिटी है वो बिल्ट इन है, उसके साथ ही आती है, अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए आईटी नेटवर्क में जब एक सिस्टम पे किसी को लॉगिन करना है तो ऑथेंटिकेशन लगेगा, यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा। लेकिन ओटी साइड पे बहुत सारे ऐसे लेगेसी डिवाइसेस हैं, एचएमआईज़ हैं, जैसे कि मैं आपको एक लिफ्ट का एग्जांपल दे रहा था कि लिफ्ट में आप एंटर करोगे, आप एचएमआई पैनल पे 5th फ्लोर दबाओगे तो आपका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है कि आप इसी सोसाइटी में रहते हो, क्या आपको इस लिफ्ट में आना अलाउड है, नहीं अलाउड है। वैसे ही ओटी साइड पे बहुत सारे लेगेसी डिवाइसेस हैं। आजकल के डिवाइसेस में ये सब फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत अभी सिक्योरिटी का एवोल्यूशन बाकी है। तो ओटी साइड पे बहुत सारे ऐसे पीएलसीज हैं, एनर्जी मीटर्स होते हैं, वाटर मीटर्स होते हैं। तो ये सारे जब नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो ये इनको जब आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए सिस्टम से एक्सेस करोगे तो ये कोई आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं मांगते हैं कि आप पहले ऑथेंटिकेट कीजिए और फिर आपको एंट्री दी जाएगी। और बहुत बहुत सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, क्रिटिकल एचएमआईज़ होते हैं जहाँ पर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ओटी नेटवर्क पर ये सारे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स, इंट्रिंसिक सिक्योरिटी फीचर्स जो कुदरतन पाए जाते हैं आईटी के डिवाइसेस में, वो मिसिंग होते हैं। तो इसीलिए भी ओटी को फायरवॉल के पीछे सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर किसी ने आईटी साइड पे कोई मशीन कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो वो इजीली ओटी साइड पे ट्रैवल कर जाएगा, और ओटी साइड पे कोई ऑथेंटिकेशन, अगर एक फ्लैट नेटवर्क है तो वो इजीली ओटी साइड पे कोई भी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के द्वारा, एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, जो एक एप्लीकेशंस को भी समझ पाए, जो इंट्रूजन प्रिवेंशन को समझ पाए, यूज़र आइडेंटिटी अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों को समझ पाए सिक्योरिटी के, और ट्रैफिक को उस हिसाब से इंस्पेक्ट करके ब्लॉक या अलाउ करें। दूसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं बता रहा था आपको कि मतलब जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अनपैच्ड डिवाइसेस का रिस्क है, ये भी आप आईपीएस के ज़रिए कम कर सकते हो। अगर आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की पॉलिसी लगा रखी है, तो मान लीजिए ओटी साइड पे कोई वल्नरेबिलिटी आती है किसी पीएलसी में। अभी 2 महीने पहले ही रॉकवेल नाम की कंपनी है, उनके कुछ प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स थे, पीएलसीज थे, जिनमें उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी अनाउंस की, जिनमें उन्होंने कहा कि 44818 पोर्ट पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन पर ये पीएलसीज बात करते हैं, और वो उनको अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये वल्नरेबल हैं। तो अब उस समय आप क्या करोगे? आप पैच तो नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि पैचिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओटी नेटवर्क साइड पर। आप पैचिंग नहीं कर सकते, आप बहुत सारे अनपैच डिवाइसेस रहते हैं, आप डाउन टाइम नहीं ले सकते। तो इस समय आप क्या करोगे? भले ही वेंडर की तरफ से पैच अवेलेबल है, लेकिन आप क्या करोगे उस समय? अगर आपका नेटवर्क सेगमेंटेड है, आईटी और ओटी नेटवर्क अगर दोनों सेगमेंटेड हैं, तो उस समय अगर आपका नेटवर्क सेगमेंटेड है, आपका आईटी और ओटी सेगमेंटेड है, तो आप इस फायरवॉल पे पॉलिसी लगा सकते हो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की उस अटैक के रिलेटेड, और आप एक वर्चुअल पैचिंग दे सकते हो अपने वल्नरेबल डिवाइसेस के लिए, ताकि अगर आईटी नेटवर्क आपका अटैक होता है या फिर इंटरनेट से कोई थ्रेट आता है और अटैकर ओटी साइड पे इन पीएलसीज को, वल्नरेबल पीएलसीज को टारगेट करने जा रहा है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंट्रूजन प्रिवेंशन पॉलिसी के ज़रिए उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। तो एक काइंड ऑफ वर्चुअल पैचिंग लग जाएगा आपके डिवाइस के लिए नेटवर्क लेवल पर, पेरीमीटर लेवल पर। तो इसीलिए भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो ये जितने भी सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल नेटवर्क के लिए, उनमें से ये टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन है, सबसे फंडामेंटल रिकमेंडेशन है आईटी और ओटी नेटवर्क की सेगमेंटेशन वाया अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आया होगा कि आईसीएस सिक्योरिटी में रिस्क्स क्या हैं और कैसे सिक्योर किया जाता है। और
सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस तो काफ़ी हैं, लेकिन मैंने आपके साथ सिर्फ एक सिक्योरिटी रिकमेंडेशन डिस्कस की है, जो कि आईटी और ओटी की सेगमेंटेशन, और ये सबसे फंडामेंटल है, ये बेस है। ये होगी तो इसके ऊपर आप फिर दूसरे सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं है, आपके फंडामेंटल्स वीक हैं आपके आईसीएस सिक्योरिटी में, आपका नेटवर्क सेगमेंटेड नहीं है फायरवॉल के ज़रिए, तो फिर बाकी ऊपर के सारे कंट्रोल्स कोई काम नहीं करेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। अगर कोई आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आपके सामने फिर और नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।